हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्रिएटिव स्टूडेंट। वीडियो लेकर आए वो है एमए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस, और जो आपकी बुक है वो MPS 02 और बुक का नाम है अंतर्राष्ट्रीय संबंध सिद्धांत और समस्याएं, इंटरनेशनल रिलेशन थ्योरी एंड प्रॉब्लम। जो बुक है उसका चैप्टर जो 11th है वो भर्ती शक्ति है। इसकी जो वीडियो लेकर आए इसमें बताऊंगा कि क्वेश्चन किस बेस पर आता है और वो क्वेश्चन क्या होगा, किस प्रकार चेंज होकर आ सकता है। तो जितने मैं इसमें पॉइंट बताऊंगा आप उन क्वेश्चनों में एक तरीके से पॉइंटों को सारे पॉइंटों को लिख सकते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हो और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं ताकि जो भी वीडियो आते हैं इसकी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से पहुँच सके। तो स्टार्ट करते हैं। जो 11th चैप्टर जो आपका उभरती शक्तियाँ, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि शीत युद्ध के पश्चात मध्य शक्तियों का वर्णन करें, या उभरती हुई शक्ति क्या है उनका वर्णन करें, या भारत एक मध्य शक्ति है, या उसकी प्रासंगिकता का वर्णन करने के लिए आ सकता है। तो 2-3 तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे मेन तो मध्य शक्ति क्या होती है, क्या भारत एक मध्य शक्ति है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर आता है। वैसे तो कई बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये चेंज होकर भी आ सकता है कि उभरती हुई शक्तियों का वर्णन करें और इनकी प्रासंगिकता का वर्णन करने के लिए भी क्वेश्चन आ सकता है। तो मैं आपको पॉइंट बताता हूँ। फर्स्ट पॉइंट है क्या, शीत युद्ध के पश्चात की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत, चीन, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील तथा दक्षिण अफ्रीका की विश्व राजनीति की अभिव्यक्ति को उभरती हुई शक्ति कहा जाता है। मतलब विश्व राजनीति में इनकी जो अभिव्यक्ति हो रही है उसकी उभरती हुई शक्ति कहा जाता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट है, इन उभरती हुई शक्ति को मध्य स्त्री शक्ति भी कहा जाता है। तो मध्य स्त्री शक्ति या मध्य शक्ति भी कहा जाता है, क्योंकि विभिन्न लेखकों ने अलग अलग दृष्टिकोण अपनाए हैं, क्योंकि विभिन्न मध्य स्त्री शक्तियों की कार्यशैली एवं आचरण एक समान नहीं है, परंतु इन मध्य शक्तियों की प्राथमिकता एवं व्यवहार ढांचा भी एक समान है। और एक समान होने के नाते क्या है इसका कि द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति से लेकर शीत युद्ध के अंत तक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में परिवर्तन के बावजूद इनकी स्थिति स्थिर रही है, इसलिए ये वर्तमान विश्व में भी प्रासंगिक है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक प्रमुख विषय के रूप में इन्हें स्वीकृति और मध्य स्तरीय शक्तियों का अध्ययन लंबे समय से होता रहा है, और एक कार्य योजना और दूसरे देशों के साथ संबंधों को स्थापित करने एवं चलाने की एक सोची साजी योजना के रूप में विद्वानों ने इसे मान्यता दी है। और साथ ही मध्य स्त्री शक्ति की परिभाषा संरचना में परिवेश शक्ति और पद सोपान में इनकी स्थिति या आदर्शवादी व मानवीय प्रभावों के संदर्भ में होती रही है। अब एक टॉपिक आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं स्थिति के महत्व। तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय पद सोपान के मध्य स्त्री शक्तियों की स्थिति के अनुसार मध्य स्त्री जो देश हैं, इससे पहले मैंने आपको बताया अंतर्राष्ट्रीय नीति के प्रमुख विषय के रूप में इन स्वीकृति मध्य स्त्री शक्तियां का अध्ययन लंबे समय से होता रहा है। इसके बाद ही मैंने आपको पॉइंट बताया, वो भी आप इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय पद सोपान के मध्य स्त्री शक्तियों की स्थिति के अनुसार मध्य स्तरीय देश विचारकों के अनुसार छोटे, बड़े या मध्य दर्जे के राष्ट्र होते हैं। इनकी पहचान कुछ विशेषताओं के आधार पर की जाती है। तो विशेषताओं के आधार पर होती है, तो ये तो आपको पता होगा। नेक्स्ट इसमें है कि मध्य स्त्री विचारकों के छोटे बड़े मध्य से होती रहती है, और उनका आकार, क्षेत्र, जनसंख्या, अर्थव्यवस्था की गतिविधि एवं उनकी सैनिक शक्ति आदि तत्व इनमें शामिल हैं। मध्य स्त्री राष्ट्रों को मध्यम से मध्यवर्ती शक्ति की श्रेणी में स्थान दिया जाता है, लेकिन इनमें शक्ति को मात्रा आंकना एक समस्या उत्पन्न होती रहती है। तो इसके अलावा जो मैंने पॉइंट बताया वो भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है, नेक्स्ट जो उपागम जो है इसमें आपको तो मानकीय उपागम जो है इसमें लिख सकते हैं। मध्य स्त्री शक्ति में मानकीय अवधारणा का मानना है कि मध्य शक्ति बड़े या छोटे राष्ट्रों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान एवं नैतिक गुणों से युक्त होती है, इसलिए इन्हें श्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय नागरिक कहा जाता है। तो आप इसमें एक्सप्लेन कर सकते हो, मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ। और इनकी विदेश नीति अंतर्राष्ट्रीय से प्रेरित व प्रभावित होती है। मध्य स्तरीय शक्तियाँ अधिक विश्वसनीय होती हैं, वे बल प्रयोग की अपेक्षा राजनीतिक दबाव से अपना कार्य करती हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में इनका आचरण सराहनीय रहा है, और जिससे बड़े राष्ट्रों सहित अन्य राष्ट्र इनकी विश्वसनीयता को आदर प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है, इस प्रकार मध्य स्त्री शक्ति की कुछ मानव विशेषताएं हैं, लेकिन मध्य स्त्री शक्ति जिन उच्च नैतिक मूल्यों की बात करते हैं वे सिद्धांत में खरा नहीं उतरता है। 1991 में कुवैत की संप्रभुता के संघर्ष में दिए गए कनाडा, ऑस्ट्रेलिया के विचार दूसरे मध्य स्तरीय शक्ति होने का दावा कितना न्योचित है, उसको आदर्श और नैतिक मूल्य के माध्यम से देखा जा सकता है। नेक्स्ट जो है वो है व्यवहारवादी उपागम। द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत व्यवहारवादी क्रांति हुई और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में व्यवहारवादी प्रतिमान निर्माण और अन्य तकनीकों
पर बल देते हैं और मानवीय मामलों में आकस्मिकता के तत्वों को कोई रुचि नहीं देते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि व्यवहारवादी क्रांति के फलस्वरूप नैतिक सिद्धांतों को छोड़कर व्याख्यात्मक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है। नेक्स्ट इसकी विशेषता क्या है? मध्य स्त्री शक्ति का व्यवहार एक जैसा नहीं होता। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में परिवर्तन के साथ इनके व्यवहार में परिवर्तन हुए हैं और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दूसरा पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कुछ देश अपने व्यापक को मध्य शक्ति मानकर ऐसा व्यवहार करते हैं ताकि वह कुछ अलग और अधिक स्वतंत्र प्रतीत हो। मध्य शक्ति बहुपक्षात्मवादी सिद्धांत में विश्वास करके सहयोग आधारित विश्व व्यवस्था को मान्यता प्रदान करती है। इस प्रकार मध्य शक्ति अंतर्राष्ट्रीय में विशेष भूमिका संपादन करती है और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में उनकी एक तरह विशेष पहचान होती है। इसके अलावा भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अधिकांश मध्य शक्ति वाले देश गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य न बनकर अमेरिका के वर्चस्व में स्थापित विश्व व्यवस्था के सदस्य के बनकर उनकी सुरक्षा व्यवस्था में नाटो के सक्रिय सदस्य बने। लेकिन भारत ने स्वतंत्र विदेश नीति के सिद्धांत के तहत गुटनिरपेक्षता की नीति का समर्थन किया और महाशक्तियों की नीति को एक हद तक चुनौती दी। किंतु यह भी स्पष्ट है कि मध्य शक्ति के राष्ट्रों ने गुटनिरपेक्षता की नीति को भले ही स्वीकार किया हो, परंतु संयुक्त राष्ट्र संघ की अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में पूर्ण आस्था प्रकट की है, लेकिन आस्था प्रकट कर दी है। और किसी देश की मध्य शक्ति उपाधि एक हद तक भौगोलिक स्थिति को देखकर की जाती है और मध्य स्त्री शक्ति राज्य व्यवस्था के प्राकृतिक रूप से मध्य में स्थित होती है। मध्य स्त्री शक्ति वाले देश बड़े छोटे राष्ट्रों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान और नैतिक गुणों वाले होते हैं। ये मैंने आपको पहले बताया, तो ये मैंने आपको शॉर्ट तरीके बताया। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी, इसको लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।